आज जुल्म जाति बढ़ रही है। आज ना किसान सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है, ना बहनें बेटियां सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है। आज तो धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा जा रहा है। सामान्य साथियों, जब ऐसी आंधी चल रही थी और सब लोग चुपचाप बैठकर देख रहे थे, हमारी पार्टी ने तय किया कि हम इस अन्याय के खिलाफ बगावत करेंगे, आंदोलन चलाएंगे। और आंदोलन भी ऐसा चलाएंगे कि इस आंधी का तख्ता पलट करके रख देंगे, इस सरकार को जमीन कर देंगे, इतनी ताकत बनाएंगे कि सरकार को घूमने टिकवा देंगे। तो पार्टी ने तय किया कि प्रबुद्धन सम्मेलन होना चाहिए, और पहले भी प्रबुद्धन सम्मेलन होते थे, लेकिन उन प्रबुद्धन सम्मेलन में एक ही जाति के लोगों को मंच पर बिठाया जाता था, एक ही जाति के लोगों को, और बाकी लोगों को सामने बिठाया जाता था। और ये कहा जाता था कि ये प्रबुद्धन है और आप प्रबुद्धन हो, आप प्रबुद्धनों से सीख लो किस तरह देश में राजनीति की जाती है, किस तरह नीतियां बनाई जाती है। लेकिन सामान्य साथियों, मैं इस बात को सही नहीं मानता, ना हमारी पार्टी इस विचार को सही मानती है। हमारी पार्टी तो इस बात को सही मानती है कि भारतीय संविधान के आने के बाद हर जाति में जिन लोगों ने संघर्ष किया है, पढ़ लिखकर डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS वकील जब चिंतक पत्रकार बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, व्यापारी बने, वो सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं और उन प्रबुद्ध लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए। सामान्य साथियों, सोचना चाहिए कि राजतंत्र में तो राज बदलने के लिए तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूक चलती थी, लाठियां चलती थी, गोलियां चलती थी, तोप चलती थी, हजारों लोग बलिदान हो जाते हैं, तब जाके राजकाज बदलता था। क्या बदलता था? क्या बदलता था? जोर से बताओ। राजकाज बदलता था जब राजतंत्र था। हजारों लोगों की जान जाती थी, हजारों सैनिक चले जाते थे, बहुत सारी बहनें बेवा हो जाती थी, बहुत सारे बच्चे यतीम हो जाते थे, तब राजकाज बदलते थे। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में तो आपकी उंगली में इतनी ताकत दी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिसको चाहे कुर्सी पर बिठा दो और जिसको चाहे उसको जमीन पर पटक दो। आज जनता ने, आज लोकतंत्र की ताकत आपके हाथ में दी। सामान्य साथियों, इसका उदाहरण मैं और कहीं नहीं जाता, इसका उदाहरण मैं खड़ा हूं। आप मुरादाबाद के मंडल के लोगों ने मुझे सड़कों पर आंदोलन करते हुए देखा। कभी जमा मस्जिद पर जब NRC में आपसे कागज मांगे जा रहे थे, और हर आदमी मेरे तो आज भी याद है, मैं जब लोगों से मिलता था, हमारी पार्टी के बहुत सम्मानित नेतागण यहाँ और बैठे, जिनको मैं देख पा रहा हूं, भाई जैन साहब, दीपक साहब, जितेंद्र साहब, ललित साहब, फहीम साहब, भाई परवेज साहब, असलम साहब, बहुत सारे लोग बैठे। और ये जो तमाम जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात एक कर दिया नगीना लोकसभा में, और जो आपका साथी सड़कों पे आपकी आवाज उठाते हुए जेल जाता था, मुगल में खेलता था, उसको वोट की ताकत से लोकसभा का सदस्य बनाकर दिल्ली भेजने का काम किया, आपकी आवाज को मजबूत करने का काम किया। सामान्य साथियों, मेरे आज भी याद है, मैंने ये रास्ता कुर्सी के लिए नहीं चुना था। अगर कुर्सी के लिए चुना होता तो जो दल स्थापित है उन दलों का हिस्सा बनकर MP MLA बनने की लड़ाई करते, लेकिन ये रास्ता हमने संघर्ष के लिए चुना था। इस संघर्ष के रास्ते में आप सबके सहयोग से ये दिन भी आया कि आपका भाई देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर बना। सामान्य साथियों, बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये प्रबुद्धन सम्मेलन क्यों? ये प्रबुद्धन सम्मेलन इसलिए है सामान्य साथियों कि आपके हाथ में ताकत है, आप मालिक हो, आप जिसे चाहो उसे ताकतवर बना दो, और अगर मन में ठान लो जिसे चाहो उसे इतना कमजोर बना दो कि वो आपकी तरफ हाथ ना उठा सके। ये आपके हाथ में, ये आपके हाथ में, इससे कोई नहीं है। लेकिन सामान्य साथियों, महसूस करके देखो, राजतंत्र में मैंने बताया राज कैसे बदला जाता था, लेकिन लोकतंत्र में जहां उंगली से बटन दबा के, मौन लगा के आप राज बदल सकते हो, आप बस समझ नहीं पा रहे हो कि राज बदलेगा कैसे। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। 2022 का चुनाव था और आपने
गठबंधन को वोट देने का काम किया और जितना वोट दे सकते इतिहास गवाह है कि 95% वोट एक गठबंधन को आपने देने का काम किया, पूरा वोट आपने उनको दिया, लेकिन वो गठबंधन 125 सीट पार नहीं कर पाया। आप इस बात को भी भली भांति जानते हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर आप ये बात समझते तो ये भी समझो कि 1 और 1 2 होते हैं और 2 और 2 4 होते हैं। और मैं जो बात अब आपसे कह रहा हूं, अगर आप कमजोर छीटे पिटे लूटे गिरे लोग जो सताए जा रहे हैं अगर एकजुट हो जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि लखनऊ की कुर्सी आपसे दूर होगी। मेरी बात को आप याद रखें और इसका उदाहरण कर लो। इसके उदाहरण के लिए आपको कोई पन्ना नहीं पढ़ना, कोई किताब नहीं पढ़नी। इसके उदाहरण के लिए आपको दिल्ली नहीं जाना, लखनऊ नहीं जाना, इलाहाबाद नहीं जाना। इसके उदाहरण के लिए आपको यहाँ से 50 किलोमीटर में नहीं आपका पड़ोसी जिला बिजनौर जाना है और नगीना पहुंच के वहां के लोगों से बात करनी है तो वो बता देंगे कि हमने कैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए और इंडिया के अलायंस को जमीन पर लाकर आजाद समाज पार्टी का एमपी जिताकर दिखाया। यही समीकरण है पूरे पश्चिम में, इसके अलावा कोई समीकरण नहीं है। कोई आपसे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, अगर पूरे पश्चिम में कोई समीकरण इधर बनता है तो वो एक ही समीकरण बनता है कि कमजोर वर्ग के लोग, पिटे छिटे लूटे गिरे हुए लोग, सताए हुए लोग, जिनमें बुलडोजर चल रहे, जिनकी खाल बढ़ रहे, जिनके कारोबार टूटते गए हैं, जिनको मारने के लिए छोड़ दिया गया, जिनका एनकाउंटर हो रहा है, वो लूटे पिटे छिटे पिटे लोग, गिरे पड़े लोग एकजुट हो जाओ, भाईचारा बना लो। और फिर मैं जिस दिन भाईचारा बन जाए गारंटी से कहता हूं इतना गैप हो जाएगा कि आपको कोई शासन प्रशासन भी हरा नहीं पाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। हमारे साथियों, इसलिए जगाने के लिए आपका सोया हुआ जो है, आपकी ताकत को जगाने के लिए और जो आपके अंदर ये भय पैदा हो गया है कि जो आज सत्ता में वो भी हट नहीं सकते, आपको ये सच्चाई बताने के लिए कि कोई भी परमानेंट नहीं है। अगर आपने ताकत बना ली और सही समीकरण बना लिया तो आप तो कुर्सी पे बैठोगे और अगर किसी दूसरे ने बना लिया तो वो कुर्सी पे बैठेगा और जो कुर्सी पे बैठेगा उसी के अंदर ताकत होगी। बाकी लोग तो ताकतवर के हिसाब से सिर्फ उस ताकत के नीचे कुचले जाएंगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन सामान्य साथियों, हम तो इससे परे भी किसी को कुचलने के लिए कोई आंदोलन नहीं चला रहे हैं। हम तो जिनको कुचला चाह रहे हैं उनको सम्मान का जीवन दिलाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। प्रिय भाइयों, प्रबुद्धन सम्मेलन के जरिए 5-6 ऐसे मसले हैं, 5-6 ऐसे मुख्य मुद्दे जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं और ये 5-6 मुद्दे मेरे मुद्दे नहीं है, ये उस बड़ी जमात के मुद्दे हैं, उस बड़े समाज के मुद्दे हैं जो आज हाशिए पे है। और एक बार ये उसकी समझ में आ गया तो मैं लिख के देता वो दिन दूर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जमात से जब हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरी बात को आप याद रखें। सामान्य साथियों, प्रबुद्धन सम्मेलन के जरिए हमने सबसे पहले मांग उठाई कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण यह है कि देश में संपूर्ण जनगणना 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। कब? जोर से बताओ कब? जोर से बताओ कब? 1921 में। कौन से सन में? 1921 में। तब देश किसका दिन था? वो जनगणना किसने कराई थी? अंग्रेजों ने। किसने कराई थी? 1931 में जनगणना हुई और अंग्रेजों ने करवाई। और इसलिए करवाई कि इस गणना के जरिए ये पता लगे कि उस समय के तमाम नेतागण ये चिंता कर रहे थे, छोटूराम, बाबा साहब अम्बेडकर ये चिंता कर रहे थे
देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद देश में तमाम तरह के बदलाव हुए, राजकाज बदला, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बना, कभी कोई बना, राज्य की सरकारें बनी, नीतियां बनी, लेकिन कभी किसी ने जानने का प्रयास नहीं करा कि देश में कमजोर वर्गों की आबादी क्या है। और ये जानना क्यों जरूरी है, आप ये भी समझो। अगर आपको नहीं पता, मैं साधारण भाषा में समझाता हूं। एक बाप के 4 बेटे, अगर वो संपत्ति का बंटवारा करेगा तो चारों में बराबर बराबर करेगा या एक को ज्यादा और 3 को कम देगा? बताओ, बराबर बराबर। लेकिन ये बंटवारा करने के लिए कम से कम उसको संख्या का पता तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 5 बांट के बंटवारे के लिए गणना होनी जरूरी। और जब हमने बात उठाई तो गणना की गारंटी सरकार ने दी और घोषणा करी कि हम जातिगत गणना कराएंगे। लेकिन हमने उसमें कहा कि सिर्फ गणना से काम नहीं चलेगा, इसके आर्थिक आंकड़े भी जुटाने पड़ेंगे, आर्थिक आंकड़े भी सार्वजनिक करने पड़ेंगे। क्यों? इस देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 4 पहियों की गाड़ी है? ये पता होना जरूरी है। जिनके पास 2 पहियों की गाड़ी है, जिनके पास 6 पहियों की गाड़ी है, जिनके पास 10 पहियों की गाड़ी है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बस है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ट्रेन? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास जहाज है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास हेलीकॉप्टर? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास पानी वाले जहाज? ये जानना जरूरी। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास हजारों बीघे जमीन? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सैकड़ों बीघे जमीन है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 1 जमीन नहीं? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं? ऐसे कितने लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास खाने को भोजन नहीं? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सरकारी नौकरी? ऐसे कितने लोग हैं जिनमें प्राइवेट नौकरी? ऐसे कितने लोग हैं जिनमें बड़ी बड़ी कंपनियां? ऐसे कितने लोग हैं जो मीडिया में? ये बात देश जानना चाहता है। ये बात देश जानना चाहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी वाले देश में कौन कुर्सी तोड़ रहा है और कौन सुबह उठकर 8 घंटे 10 घंटे अपना पेट मारने के लिए पसीना बहा रहा है। ये देश को जानना चाहिए, देश जानना। हमने मांग की है और आप बताओ, ये जानकारी मिलनी चाहिए, हाथ भागे। और जब ये जानकारी होगी तभी तो उस तक सही लाभ पहुंचेगा जो उस लाभ का हकदार है। बताओ, तभी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? ये भाई आगे ये गलत पूरा एमरजेंसी हो जाना, नहीं हो जाओ। मैं बंद कर दूंगा इस बात को अगर आप इस तरह का व्यवहार करो। मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा, ये वाली लाइन बिल्कुल पीछे कर दो। ये व्यवहार ठीक नहीं है, प्यार से सहमत हो, जोर से सहमत हो, लेकिन अनुसार अच्छी बात नहीं मानते अगर आप ऐसा करो। अगर गर्मी से इतना भय लग रहा है तो फिर आप आगे खुद से क्यों आगे पीछे? ये वो लोग हैं जो बाद में आए, क्योंकि जो पहले आ गए तो बैठ गया था बेचारा। ये वो लोग हैं जबरदस्ती जोरा मारी करके आगे घुस गए। आप पीछे हो जाओ, किसी में भलाई, थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े से पीछे हो जाओ। मैं कह रहा हूं कोई और कहेगा तो अच्छा नहीं है, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़े से पीछे हो जाओ। बहुत बढ़िया। ये बेटा पूरा खराब सिस्टम मत करो बीच में। ये पुलिस के लोग अगर जोरा मारी करके पीछे हटाएंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा। आपको कोई इस तरह का व्यवहार करके इससे खुद ही हो जाओ। अब माननीय साथियों, आप मेरी बात पे गौर करो। क्या आप चाहते आर्थिक आंकड़े जारी हो? चाहते नहीं चाहते? बहुत सी बात। एक बड़ा जो इस देश में खेल चल रहा है, तमाम सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे करके प्राइवेट किया जा रहा है।
सरकारी कर्मचारी काम करने से पहले कई बार सोचता है कि अगर मेरे द्वारा मुक्ति गुजार गलत काम हो गया तो आने वाली सरकार बदलेगी तो मेरे साथ मुझे सजा दिलाने का काम करेगी, मेरे ऊपर अपराध दाखिल होगा। लेकिन प्राइवेट में कोई गारंटी नहीं है। कोई कितना बड़ा अपराध करा दो, कोई कितना बड़ा घोटाला करा दो, फिर उसको निकाल दो, निकल के अपना चला जाए, कोई जवाब नहीं पड़ेगी। इसलिए तमाम सरकारी नौकरियों को प्राइवेट किया जाए और ये एक सोची समझी साजिश है। इस देश की सत्ता में लंबे समय तक बने रहने के लिए सोची समझी साजिश है। और कमजोर वर्गों को सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो SC ST OBC के लोग हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो आरक्षण से उनको सरकारी नौकरी मिल जाती थी, बाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैनी को, मौर्य को, साठे को, बिंद को, राजभर को, केवट को, मला को, जाट को, गुजर को, यादव को जो सरकारी नौकरी मिल जाती थी, जाटव को, वाल्मीकि को, पासी को, धोबी को, कोरी को, पटेल को जो सरकारी नौकरी मिल जाती है, और बैकवर्ड जो मुसलमान अंसारी है, मलिक है और तमाम जो है जातियों में बटावा मुस्लिम समाज है, उनको भी जो सरकारी नौकरी मिल जाती थी, वो नौकरियां जब खत्म हो जाएगी सरकारी तो उसको भी नौकरी में कोई अवसर नहीं। इसलिए जानबूझ के कि गरीब बच्चा जो पढ़ लिख रहा है वो सरकारी कुर्सी पर जाके अपने लोगों के बारे में ना सोचे तो उस कुर्सी को ही तोड़ दो। इसका इंतजाम इस सरकारों ने किया। ये कुर्सी तोड़ना चाहते हैं और हम इस सत्ता का घमंड तोड़ना चाहते हैं। लड़ाई बराबर से लगातार सरकार करते हुए और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, आंसू मत निकालना, घबराना मत। मेरे कमजोर समाज के लोगों, ना आंसू बहाना ना घबराना, बस हाथ खड़े रहना। इस गुंडागर्दी का ऐलान भी 2027 में कर रहे हैं। हमारे साथियों, मैंने पार्लियामेंट में मैं बिल लेके आया प्राइवेट नंबर पे कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। आप सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हो, लेकिन हमें SC ST OBC के लोगों की चिंता। अब SC ST OBC को नहीं मिलता सिर्फ आरक्षण, अब सामान्य जाति के लोगों को भी आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है नहीं मिलता है? तो हमने बिल लेके आए कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण का लाभ इन वर्गों को मिलना चाहिए। अब आप समझो, जब मैंने काम उठाई तो एक बड़े नेताजी ने मुझसे कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जनता का क्या अधिकार रहता
का पास होता है जिनका पार्लियामेंट में बहुमत होता है। एक दिन ऐसा भी आएगा, मुरादाबाद में खड़े कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में आम लोग का, कमजोर वर्ग के लोग का बहुमत भी होता जा रहा है। और बहुत जल्द तो ऐसा समय आएगा, अगर अपने दम पे बहुमत नहीं होगा तो कुर्सी की टांग आपके हाथ में जरूर होगी। जैसे आज की सरकार की टांग नीतीश और नायडू जी के हाथ में है, लेकिन एक दिन टांग आपके हाथ में होगी तो गरीबों के खिलाफ अगर कोई पॉलिसी बनेगी, गरीबों के खिलाफ कोई डंडा उठाएगा तो वो कुर्सी का पावा उस दिन तोड़ दिया जाएगा, उस सरकार को उस दिन गिरा दिया जाएगा। ऐसी कोई सरकार, ऐसी कोई ताकत नहीं बनने देंगे जो गरीबों को नुकसान पहुंचाने का काम करे। सामान्य साथियों, आज चारों तरफ आप देखो और मीडिया के साथी यहाँ हैं, मैं जब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात करूंगा ये नहीं चलाएंगे, मैं जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की बात करूंगा इस तरह नहीं चलाएंगे, लेकिन जब मैं कहूंगा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और आर्टिकल 25-26 धार्मिक आजादी देता है, फिर भारत के उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में अगर कोई ऐसे आईना मोहम्मद का पेपर लेके खड़ा हो जाता है तो उसको पुलिस पकड़ के बंद कर देती है। मैं जानना चाहता हूं, मैं विद्यार्थी हूं, लोग का वकील हूं, मैं जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से और अपने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से कि ये कौन सा कानून है कि कोई अपने मोहब्बत का ख्याल इजहार करे और उससे करे जिसका नाम इंसानियत के नाम पैगाम हो, गैर बराबरी की मुखालफत में जो सबसे बड़ा नाम हो, तो सरकार को तकलीफ क्यों हो जाती है, सरकार के इशारे में लोगों को जेल में क्यों बंद किया जाता है। मैं उदाहरण कौन देता हूं, जिसको जो सोचना सोचो। आपको याद है बरेली में कुछ लोग आईना मोहम्मद के पेपर को लेकर सड़क पे आ, और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि पुलिस ने उनको इतनी लाठी मारी कि लोग कहते रहे कि मर जाएंगे छोड़ दो, लेकिन जूते चप्पल ऐसे बिखरे हुए थे जैसे आपदा आ गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि जब फतेहपुर के मकबरे पर 500-700 लोग लेके उसको तोड़ने चढ़ जाते हैं तो आपकी लाठियों का बल कहां चला जाता है, आपकी लाठियों का बल कहां चला जाता है। क्या एक प्रदेश में दो कानून हो सकते हैं कि सत्ताधारियों के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए अलग कानून, सिखों के लिए अलग कानून, बौद्धिस्टों के लिए अलग कानून। ये प्रदेश संविधान से चल रहा है और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज जो अधिकारी, सब अधिकारी तो बुरे नहीं है, लेकिन जो अधिकारी सिर्फ कुर्सी पे बने रहने के लिए आवाम को पीटने का काम कर रहे हैं, मेरे भाइयों सत्ता बदलेगी, आप यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे, मेरी बात का आप कहीं जाओगे ना हम कहीं जाएंगे। और ये जो अपराध आप कर रहे हैं, अपराध का उस दिन आई खुलेगी सुमामा, उस दिन हिसाब होगा। सर मेरी बात को याद रखना, हम भूलने वाले लोग नहीं। क्या हम लोग भूलने वाले लोग हैं? और हाथ मार बताओ, क्या हम भूलने वाले लोग हैं? हम भूलने वाले लोग नहीं। प्यारे साथियों, मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू हुई और जब 14 में ये सरकार आई, ये गली गली कहते फिरते थे कि हम मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू करेंगे और जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होगी तो पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
वाणी में इतनी शीतलता होती है कि अगर वो दुश्मन पे भी कोई बात कहे तो दुश्मन को भी शर्म आता है। दुश्मन के अंदर भी प्यार के भाव पैदा होते हैं, उसको संत कहते हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग अपने आप को संत की उपाधि देते हैं, लेकिन मैं ऐसे किसी व्यक्ति को संत नहीं मानता जो लोगों को लड़ाने की बात करता है, जो लोगों को नीचा दिखाने की बात करता है, जो गैर बराबरी की बात करता है, जो भेदभाव की बात करता है। और ये तथाकथित संत तो इतने बड़े हो गए क्योंकि देश में जाति है। मैं इस बात से समर्थन नहीं करता कि अगर कोई चीफ जस्टिस बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के तो उनकी जाति उनके साथ लगानी चाहिए। लेकिन मैंने पहली बार में देखा कि एक तथाकथित संत ये कह रहे थे कि अगर चीफ जस्टिस को अपनी छाती फड़वानी हो तो वो बता दे। अब मैं नहीं जानता कि चीफ जस्टिस साहब की क्या मजबूरी है, वरना ऐसा आदमी मिनटों की जेल से बाहर नहीं रहेगा, उसको जेल की सलाखों में डाल देगा। ये सरकार उन इस तरह के तथाकथित लोगों को प्रोटेक्शन करने वाली सरकार या हमारी सरकार होती तो अब तक वो तथाकथित व्यक्ति जेल की सलाखों में पीछे होता। जो देश के चीफ जस्टिस की छाती फाड़ने की बात करता, उसको ये कहता कि वो कुर्सी तोड़ने का काम कर रहा है। और ये चीफ जस्टिस मैंने नहीं बनाए, ये देश की सरकार ने और राष्ट्रपति जी ने इनकी शपथ कराई है, मैंने नहीं कराई है। लेकिन ऐसा क्या है कि चारों तरफ चुप्पी। प्यारे भाइयों, हालात नाजुक है, इस बात को मैं भी मानता हूं, लेकिन ये गलत फहमी में आप लोग हो कि ये दौर चला जाएगा। ये दौर आया नहीं है अपने आप। इस दौर को लाने के लिए एक पार्टी, एक संगठन, एक विचार के लोगों ने दिन रात मेहनत की है। अगर इनको हटाना है तो हमें भी उनके बराबर की मेहनत दिन रात करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को ऐसा तैयार करना पड़ेगा जो अपने निजी स्वार्थ को घर छोड़ दें, घर घर जाकर लोगों को जोड़ने का काम करें, भाईचारा बनाने का काम करें। जब लोग जुड़ेंगे, भाईचारा बनेगा, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। अदरवाइज इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब इसका उदाहरण मेरठ में देखो। मेरठ में सम्राट सिंह भोजने को लेकर विवाद चल रहा था। बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों ने आंदोलन किया और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भाई नरेंद्र कुमार भाटी जी भी इस आंदोलन में थे। अब उन सबको उठा के डिटेन कर लिया गया और बाद में 151 के मुकदमे में जेल भेज दिया गया। किसको खुश करने के लिए? सरकार को खुश करने के लिए। फिर 2 दिन बाद एक छोटा मुकदमा उनके ऊपर लगा दिया गया। फिर उनको 26 तारीख को उनको बेल दे दी गई। क्या दे दी गई? लेकिन सरकार के तरीकों को खुश करने के लिए उनको जेल से रिहा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भाटी जी और उनके साथी जब जेल से बाहर आते तो जो लाठियां उन पर पड़ी है, उन लाठियों के बारे में मीडिया के सामने अपना दर्द कहते। इसलिए उनके परिवारों में कमी करके उनको वापस जो है जेल में रहने के लिए मजबूर किया। मैं आपको विश्वास दिलाने कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग अपने भाइयों का हाथ छोड़ने वाले नहीं है। अगर अगले 2 दिन के अंदर, मैंने 1 हफ्ते का समय दिया था, 3 दिन पूरे हो गए हैं, अगर अगले 3 दिन के अंदर हमारे तमाम भाई जेल से बाहर नहीं आए, उनको छोड़ा नहीं गया, तो मेरठ में ऐसा आंदोलन होगा कि दिल्ली और लखनऊ वालों को नींद नहीं आएगी। मेरी बात मैं वो आदमी नहीं हूं कि जिनके नेताओं को, रामपुर के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाए और उनके मुंह में एक शब्द भी ना हो। मैं वो नेता नहीं हूं। मेरे भाइयों को यहाँ जाएगी तो मैं उनके लिए जेल की सलाखों को के अंदर पहुंच के उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा या सड़कों पर आंदोलन करने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। सामान्य भाइयों बहनों, आज गरीब नौजवान जो पढ़ा लिखा सड़कों पर घूम रहा है, आज उत्तराखंड में देखिए आंदोलन चल रहा, आज कर्नाटक में देखिए आंदोलन चल रहा। तमाम जगह पे नौजवान भर्तियों में जो घोटाले और उनके खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश
चंद्रशेखर जीत तो जाएंगे, लेकिन सरकार के खेमे में जाके मंत्री बन जाएंगे। फिर कोई कहता था कि ये जीत जाएंगे मंत्री में, लेकिन बोलेंगे नहीं पार्लियामेंट में जाके, दिखेंगे नहीं, कोई कोने में पड़ जाएंगे। कोई कहता था ये उपराष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है, ये सरकार से डर के एनडीए के प्रत्याशी को वोट देके आ जाएंगे। ये क्यों कहा जा रहा है? समझो, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कुछ लोगों ने जितने लंबे समय तक वोट लेके आपकी और आपके आंसुओं को नहीं देखा, आज उनको ये एहसास हो गया है कि इनके पास आज ऑप्शन है। अगर लंबे समय से आपको देखा और अगर इस बार इन्होंने चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी का रुख कर लिया तो आपका डब्बा पश्चिम में गोल हो जाएगा। इस बात का हमको एहसास ना। मैं हारा क्योंकि मुझे इन्होंने हारने नहीं दिया, देश की मां बहनों के प्यार आशीर्वाद में हारने नहीं दिया। लेकिन पैसा जुटा के इन्होंने इतने आज पैसा जुटाया कि मेरी गाड़ी की तेल का खर्चा, प्रोग्राम का खर्चा, ये सब खर्चा का जोर चंद्रशेखर में ना पड़े। जिस तरह आज पैसा जुटाया, उन्होंने पैसा जुटा के मुझे चुनाव लड़ा। इन्होंने दिन रात मेहनत की, तो ना मैं हारा, ना मैं मंत्री बना, ना मैं चुप रहा, ना मैं किसी के खिलाफ गया। लेकिन आप बताओ, आज पार्लियामेंट में अगर देश में कहीं कितना अत्याचार होता है तो आपको चंद्रशेखर दिखाई देता नहीं दिखाई देता? बताओ। नगीना के लोगों ने अपना काम कर लिया। एक आरोप वो लग रहा है हमारे लोगों पे कि बड़े बड़े दल तो कार्यक्रम नहीं करा पाए, आजाद समाज पार्टी कैसे कार्यक्रम करा ली? मैं इस मंडल के लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ आपको ये पैसा कार्यक्रम कराने का किसने दिया? बताओ। इस मंडल के लोग खड़े होकर बताओ, पैसा किसने दिया आपको कार्यक्रम कराने का? ये आपकी मेहनत से कार्यक्रम, आपकी मेहनत के पैसे से कार्यक्रम हो रहा है या किसी पूंजीपति के पैसों से कार्यक्रम हो रहा है? बताओ जरा। ये सारे आरोप चंद्रशेखर पे क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर पे सिर्फ समस्या नहीं, समाधान भी है। क्या है? आज तक नेता कहते थे कि ये समस्या है साहब, ये समस्या, ये समस्या है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। सरकार हमारी नहीं है, लेकिन गुलदार ने हमारे क्षेत्र में लोगों का जीवन हराम कर रखा था, जीना हराम कर रखा था और कई लोगों की जान ले ली। हम लोगों ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। पहले हमने जिला मुख्यालय में धरना दिया हजारों की संख्या में, और फिर रात को जाके जंगल में, उसी जंगल में जहां गुलदार का आतंक था, वहीं लोगों के बीच में रात बिताई और 4 गुलदार अभी तक पकड़े गए। मेरे आज भी याद है, हर्षित की एक मम्मी है, हर्षित 8 साल का बच्चा था जिसको गुलदार उठाने ले गया। उसकी मम्मी ने मुझसे कहा सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है, मैं 25 लाख रुपए देती हूँ, गुलदार मरवा दो भैया, मेरे बच्चे को दे दिया। मैंने उसे कहा बहन, हिंसा का बदला हिंसा नहीं है, मगर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक तेरे बच्चे का हत्यारा वो गुलदार पकड़ा नहीं जाएगा, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अभी 2 दिन पहले उस गुलदार को पकड़ लिया गया। वो आज गुलदार जो है इसी तरह सलाखों के पीछे है, जिस तरह हमारे पास, आपके पास ताकत आने के बाद मुंडे सलाखों के पीछे होंगे, ऐसे ही वो गुलदार सलाखों के पीछे। सामान्य साथियों, मैंने पार्लियामेंट में जाने के बाद हर वर्ग के आवाज उठाई। जब स्कूल मर्ज किए जा रहे थे तो स्कूल मर्ज नाम के खिलाफ आवाज उठाई। जब किसानों को डीएपी के लिए, यूरिया के लिए परेशान होना पड़ता है तो उनकी आवाज उठाई। जब नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, उनके रोजगार की आवाज उठाई। सामान्य साथियों, जब जब मुसलमान भाइयों पे कोई जुल्म हुए, वक्त का मामला हो या कोई और मामला हो, या जो लोग जेल में बंद हैं और खालिद से लेकर तमाम साथी, उनकी आवाज उठाई। आज भाई जब परेशानियों में खून के आंसू रोने के लिए उनको मजबूर किया गया तो उनसे जेल में मिलने ले गया गया और उनकी पार्लियामेंट में आवाज उठा के उनको न्याय दिलाने के लिए काम किया। सामान्य साथियों, पीआरटी के भाइयों की जवान आवाज, होमगार्ड के भाइयों की आवाज, पुलिस के साथियों की आवाज कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, वेतन मिश्रण का दूर हो, बॉर्डर स्कीम खत्म की जाए कि वो भी अपने परिवार के बीच में पहुंच पाए, उनकी आवाज उठाने का काम किया। आज
हो